जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम डिमेरिट और डिसएडवांटेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी नाम से जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की क्या क्या है सीमाएं या क्या है इसकी डिमेरिट। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बना रखा है और ये फ्लो चार्ट आपको एग्जामिनेशन में की पॉइंट के रूप में याद करने में और की पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करने में भी काफी मदद करेगा। और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम आसान शब्दों में समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्या होता है लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें सर, तो जो हमारा लिमिटेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो कुछ और नहीं है सर, बल्कि हम इसे डिमेरिट या डिसएडवांटेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये डिमेरिट क्या है सर, तो देखिए जो हमारा लिमिटेशन है इसे आप ध्यान रखिए किस किस नाम से जानेंगे। एग्जाम में कई बार आपको बोलते हैं डिसएडवांटेज, तो इसे आप डिसएडवांटेज के भी नाम से जान सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर करें तो इसे एग्जामिनेशन में कई बार डिमेरिट के नाम से भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भैया डिमेरिट बताइए। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का यानी व्यष्टि और या सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण की क्या है परिसीमाएं यानी क्या है इसकी मान्यताएं या क्या कह सकते हैं इसकी खामियां। तो सबसे पहला जो सर इसके जो डिमेरिट है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट जो डिमेरिट है हमारा वो है स्टडी नॉट ऑफ द होल बट ऑफ द फ्रैक्शन। इसका मतलब समझिए, ये बताता है कि ये स्टडी करता है, ये किसका स्टडी करता है सर, ये स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट का। ये किसका स्टडी करता है सर, इंडिविजुअल यूनिट का। कौन स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट या कह दीजिए इंडिविजुअल फर्म। ये इंडिविजुअल फर्म इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करता है, ये पूरे होल फर्म या फुल इकोनॉमी के बारे में स्टडी नहीं करता है। ये संपूर्ण जो है ये हम कह सकते हैं सर, ये संपूर्ण जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का यह अध्ययन नहीं करता है। कौन अध्ययन नहीं करता है सर, तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है। किसका डिमेरिट है सर, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का। ये समग्र नहीं बल्कि अंश का अध्ययन करता है। अंश मतलब छोटे छोटे हिस्सों का। एक फर्म एक इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करता है। आसान शब्दों में समझे कि ये फैमिली के मेंबर का स्टडी करता है और फैमिली का स्टडी नहीं करता है। ठीक है, यानी फैमिली के मेंबर्स का स्टडी करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फैमिली का स्टडी नहीं करता है कौन, माइक्रो। फैमिली हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल। जब ग्रुप ऑफ पीपल मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। तो फैमिली हमारा किसके अंदर आ जाएगा सर, समझने के लिए फैमिली की बात करें तो जो हमारा फैमिली है सर वो आएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और जो इसके पर्सन है, जो इसके क्या है पर्सन है फैमिली मेंबर के, वो किसके अंदर आएंगे सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सर हम इसका स्टडी करते हैं, इसका स्टडी हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यही बात यहां पे लिखा हुआ है कि समग्र नहीं बल्कि अंश का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात करेंगे सर, तो दूसरा हमारा जो की पॉइंट है, अगर हम दूसरी की पॉइंट की बात करें तो दूसरी की पॉइंट है हमारा दैट इज कॉल्ड अपर्याप्त विश्लेषण। अपर्याप्त विश्लेषण का मतलब क्या है, तो अपर्याप्त विश्लेषण का मतलब बहुत समझे से समझेंगे इनएडुकेट एनालिसिस। इनएडुकेट का मतलब क्या होता है, अपर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब हो गया जिसके बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं पता हो। क्या है अपर्याप्त का मतलब, क्या हो गया सर, जिसके बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं पता हो। और जब आपको किसी भी चीज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं पता होगा तब आप उससे किसी भी प्रकार का कोई उसकी मदद से ना पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं और ना ही आप जो है सर उसके बारे में कोई भी एनालिसिस जो है वो कंप्लीट एनालिसिस नहीं बता सकते हैं। यानी आप एनालिसिस तो दे सकते हैं पर वो कंप्लीट एनालिसिस नहीं होगा। तो ये इसका क्या होगा, जो है वो इनएडुकेट एनालिसिस, अपर्याप्त विश्लेषण होता है। अपर्याप्त विश्लेषण क्यों होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए होता है सर क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी किया जाता है। यहां पर हम पूरा होल इकोनॉमी के बारे में नहीं बता पाते हैं। होल इकोनॉमी के बारे में बताने का मतलब क्या हुआ, आप आसान भाषा में समझिए कि अगर मान लीजिए किसी फैमिली में एक आदमी
आदमी खराब है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा पूरा आदमी उस पूरा परिवार का सभी आदमी खराब होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अपर्याप्त आंकड़ा का मतलब यही है सर, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी एक व्यक्ति के बारे में सोच के, हम एक व्यक्ति के बारे में जानकर उससे संबंधित सारे जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हम एक व्यक्ति से रिगार्डिंग सारे डिसीजन नहीं ले सकते। एक फर्म, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर से संबंधित पूरे इंटायर फर्म के बारे में, पूरे इंटायर इकोनॉमी से उसे कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताता है इनएडिक्वेट एनालिसिस। तीसरा बात करें सर, दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन। इसका जो एजम्पशन है सर वो कैसा होता है, अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब जो रियल नहीं है। क्या सर, जो रियल नहीं है। रियल नहीं है मतलब सर ये पता है इसका क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया जो एजम्पशन है ना वो कैसा होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट। आप बताइए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार होना चाहिए। इकोनॉमी में कैसा रोजगार होना चाहिए, पूर्ण रोजगार। अब पूर्ण रोजगार पूरा इकोनॉमी में कभी हो ही नहीं सकता है, ये रियलिस्टिक बात हुई नहीं। अब बताइए कि हम मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमको नौकरी मिल रहा है पर हम नौकरी करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा। ठीक है, आपको नौकरी मिल रहा है, बोले हमको काम नहीं करना, हमको आराम से भैया खाना है और हमको सोना है, मेरे पिताजी बहुत पैसा कमा के रख दिए, ठीक है, तब आपको कोई जबरदस्ती नौकरी करा सकता है। तो बताइए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता है। और ये बोलता है कि नहीं आपको फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो रखना पड़ेगा। तो बताइए कैसा एग्जाम्पशन है, ये अनरियलिस्टिक एग्जाम्पशन है, तो ये भी गलत है। चौथा सर, बेस्ड ऑन लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट। अब देखिए लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट क्या, हिंदी में समझिए, मुक्त व्यापार विचार पर आधारित। ये जो मुक्त व्यापार पर विचार जो आधारित है, इसका जो सर आपको बताएं लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन न के बराबर हो, न के बराबर हो, ठीक है, न के बराबर हो, ठीक है, या कह सकते हैं जहां पर गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन नहीं करता। इंटरवेंशन मतलब कि जहां पर कोई गवर्नमेंट जो है वो अपना प्रतिक्षेप नहीं करता है। प्रतिक्षेप का मतलब कोई रुकावट नहीं करता है, गवर्नमेंट अपना कुछ नहीं बोलता, शांत रहता है। लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट मतलब लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट जो है जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। इसका शुरुआत कब हुआ सर, तो हम अगर बात करें सर, तो इसका शुरुआत जो है लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट का, इस लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट का शुरुआत कब हुआ सर, तो लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट का शुरुआत जो है वो 18th सेंचुरी में हुआ। कब हुआ सर, 18th सेंचुरी में हुआ, ठीक है। लेकिन ये पॉपुलर कब हुआ, अगर हम बात करें तो ये पॉपुलर जो है सर, पॉपुलर जो है ये 19th सेंचुरी में हुआ। कब हुआ, 19th सेंचुरी में जाके ये पॉपुलर हुआ। कौन, लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट। और जो इसके देने वाले जो व्यक्ति थे वो कहां के थे सर, तो वो फ्रेंच के जो है इकोनॉमिक्स थे। कहां के इकोनॉमिक्स थे, फ्रेंच के इकोनॉमिक्स थे। ये फ्रेंच के इकोनॉमिक्स जो देने वाले थे। और जो दिए थे ना सर वो किनसे इंस्पायर थे, तो जो दिए थे वो इंस्पायर एडम स्मिथ साहब से। किनसे इंस्पायर हुए थे, एडम स्मिथ साहब से जो उन्होंने इंस्पायर हुआ था। एडम स्मिथ साहब से जो है वो इंस्पायर हुए थे। और उन्होंने एडम स्मिथ साहब का एक बुक पढ़ा था, और बुक कौन सा था, तो बुक जो था हमारा एडम स्मिथ साहब का बुक, वो बुक था हमारा कौन सा, एन इंक्वायरी, है ना, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये बुक था, और ये बुक कब आया था सर, 1776 में। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो लेजिस फेयर का था। और लेजिस फेयर का मतलब जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं था। तो ये था हमारा, आसान शब्दों में हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझा रखा है कि लिमिटेशन क्या होता है। आप एक एक करके पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या है हमारा लिमिटेशन। तो सबसे पहला बात करें लिमिटेशन का सर, दैट इज कॉल्ड द स्टडी नॉट द होल बट ऑफ द फ्रैक्शन। ये क्या बताता है, स्टडी नॉट द होल बट ऑफ द फ्रैक्शन। ये क्या करता है, फ्रैक्शन मतलब छोटी छोटी इकाइयों के बारे में अध्ययन किया जाता है, पूरे के पूरे इकोनॉमी के बारे में अध्ययन नहीं होता, समग्र नहीं बल्कि अंश का अध्ययन। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी। क्या बोलता है भैया, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी का स्टडी करता है, डज नॉट स्टडी द इंटायर इकोनॉमी। ये इंटायर इकोनॉमी का स्टडी करता ही नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, द ट्रू पिक्चर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टडी ओनली द इंडिविजुअल यूनिट। आप इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करके पूरे के पूरे इकोनॉमी को, पूरे के पूरे इकोनॉमी के बारे में पूरा नहीं बता सकते। आप समझिए कि आप किसी फर्म के बारे में, इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़कर उससे जो है वो सारे कंक्लूजन निकाल के आप पूरे इकोनॉमिक में उससे रिलेटेड फर्म के बारे में कोई डिसीजन नहीं बता सकते। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप किसी एक व्यक्ति को जानकर उसके पूरा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, या पूरा फैमिली के बारे में, या पूरा फैमिली के पर्सन के बारे में नहीं बता सकते। यही बात यहां पे बताना चाह रहा है कि आप किसी एक फर्म को, मान लीजिए जूता बनाने वाला एक फर्म है, उस कंपनी फर्म है, और उस पूरे उस शूज बनाने वाला कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी एडवांटेज है, उसका जो भी कंक्लूजन निकल रहा है, उससे आप पूरे के पूरे इंटायर में
पूरे के पूरे इकोनॉमी में जो भी हमारा शूज बनाने वाले फर्म है उनसे आप उनका कंक्लूजन और उनसे संबंधित जो है वो सारी बातें हूबहू ऐसा हो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यही बात यहां पे कहा गया है। ठीक है, दूसरी बात करें सर हम, दूसरी हमारा इनएडुकेट एनालिसिस। इनएडुकेट एनालिसिस का मतलब अपर्याप्त विश्लेषण। अपर्याप्त विश्लेषण का मतलब क्या हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इन इनएडुकेट एनालिसिस बिकॉज conclusion derived from the individual unit may do not be applicable to entire economy। बस यही तो समझना है सर। ये क्या बोलता है कि ये देखिए, आप कोई भी कंक्लूजन जो निकाल रहे हैं, ठीक है, आप इंडिविजुअली अगर कोई चीजें पढ़ रहे हैं और उस इंडिविजुअल चीजों को पढ़ के आप पूरे के पूरे इंटायर इकोनॉमी में उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स फेल टू एनालिसिस द कलेक्टिव नेचर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। ये पूरा इंटायर इकोनॉमी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देने में फेल हो जाता है। ये कौन बता रहा है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी व्यष्टि सूक्ष्म आधारित प्रणाली एक अपर्याप्त अध्ययन प्रणाली है। क्यों है सर? क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्तिगत परिवार मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन जो है या जो इंडिविजुअल फर्म है अथवा जो इंडिविजुअल इंडस्ट्री है यानी उद्योग है के संबंध में जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो कंक्लूजन निकलते हैं, वह निष्कर्ष पूरे इकोनॉमी में, पूरे इंटायर इकोनॉमी में सेम हो, पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू हो, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी सेम अर्थव्यवस्था पर प्रॉब्लम हो। आप समझिए, जो मेरा प्रॉब्लम है वो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं हो सकता, प्रॉब्लम चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, मेरे बात को समझिए। अब मेरा ही प्रॉब्लम जो है वही प्रॉब्लम इस भारत देश में रहने वाले सभी व्यक्ति का प्रॉब्लम है, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना सर। ठीक है, बस यही बात यहां बोल रहा है कि देखिए कि जो भैया एक जो प्रॉब्लम है, ठीक है, एक व्यक्ति जो प्रॉब्लम है वो एक व्यक्ति का जो प्रॉब्लम है पूरे इकोनॉमी का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यही बात यहां पे आपको समझाना चाह रहा है। व्यष्टि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था द्वारा समूची अर्थव्यवस्था को सामूहिक प्रवृत्ति प्रकाश नहीं डाला जा सकता है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरी बात करेंगे सर हमारा, दैट इज कॉल्ड द बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन। अनरियलिस्टिक एजम्पशन क्या होता है? अवास्तविक मान्यता पर आधारित। अवास्तविक मान्यता पर आधारित का मतलब हो गया जहां पर रियलिस्टिक बात होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या है? अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब जो वास्तविक है ही नहीं। ठीक है, यानी अनरियलिस्टिक बात। अनरियलिस्टिक बात क्या है सर? तो बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक एजम्पशन। ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन पर जो है, एजम्पशन का मतलब क्या होता है? मान्यताएं। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? मान्यता। आप बोलेंगे सर ये मान्यता क्या होता है? मान्यता का मतलब जब आप उसको फुल मानेंगे तब आप उसके लॉ के बारे में क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तब आप जो है लॉ के बारे में समझ सकते हैं, या उससे जो है आप उसका आप समझ सकते हैं, या कह सकते हैं उसके बारे में आप जो है वो फील ले सकते हैं कि क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या बता रहा है कि कौन सा एजम्पशन है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिचुएशन है, ठीक है, जो पूरे के पूरे इकोनॉमी में कभी भी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? हमने आपको समझाया है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप जबरदस्ती हमको काम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट prevail in the real life, rather it is an exception of the real world। भैया ये रियल वर्ल्ड का एक्सेप्शन है। अगर कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है तो आप उसको जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, और हर इकोनॉमी में पूरे देश के कोई भी इकोनॉमी हो उसमें सब व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, यह परिकल्पना आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यही बात जो है वो यहां पर बताया गया है। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण पूर्ण रोजगार की काल्पनिक मान्यता पर आधारित है और पूर्ण रोजगार का विचार वास्तविक जगत का तथ्य नहीं है बल्कि एक अपवाद है। क्या है सर? वास्तविक जगत का तथ्य नहीं बल्कि एक अपवाद है। नेक्स्ट बात करेंगे सर, दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट। लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट हमने समझाया था। लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं हो, जहां पर गवर्नमेंट जो है वो हस्तक्षेप नहीं करता है, गवर्नमेंट बहुत ही शांत रहता है, एकदम ऐसा शांत रहेगा ना जैसे एकदम कुछ नहीं, ना बोलेगा, ना हमको आपसे कुछ लेने का, ना हम आपको कुछ देने का, बहुत शांत तरीके से रहेगा। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? लेजिस फेयर कॉन्सेप्ट का मतलब सीधे बात में बोले तो सरकार यहां पर जो है, ठीक है, सरकार यहां पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, यहां पे कोई रुकावट नहीं करता है। ठीक है, ना यहां पे कोई पॉलिसी बनाता है, कुछ बोलता है नहीं, एकदम शांत रहता है। ठीक है, लेजिस फेयर का मतलब एकदम शांत रहना। भैया सरकार का कोई रोल ही नहीं है, यहां पर कोई रोल नहीं सरकार का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस
इज बेस्ड ऑन लेजिस्फेयर, ठीक है, लेजिस्फेयर पर बेस्ड है कौन सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे सरकार का कोई रोल ही नहीं है, सरकार का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट रोल आई रिमेन एब्सेंट इन द लेजिस्फेयर, यहां पे वही बात लिखा हुआ है कि एब्सेंट है कौन सा, लेजिस्फेयर में। फ्री इकोनॉमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, फ्री इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे डिमांड जो है, जहां पे डिमांड फोर्स जो है और साथ ही साथ जो हमारा सप्लाई फोर्स है ये खुद वर्क करेंगे, इनको जो है किसी प्रकार का कोई टूल्स या किसी प्रकार का मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है, डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स जो है वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, फ्री काम करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्री इकोनॉमी। इन प्रेजेंट डे रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज नेसेसरी इन द इकोनॉमी वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है कि जो वर्तमान समय में जो है इन रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज नेसेसरी इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड, वर्तमान समय में सर इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किनका, गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, वो कंज्यूमर के साथ क्या करेंगे सर, कंज्यूमर के साथ जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देंगे। अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस का मतलब सर है वो क्वालिटी ठीक नहीं देंगे, क्वांटिटी ज्यादा बोल के कम दे देंगे, प्राइस के साथ उन्होंने जो है वो ऊपर नीचे कर देंगे। अब मान लीजिए नमक बनाने वाला कंपनी बोलते भैया नहीं, नमक कल से 100 रुपए केजी मिलेगा पैकेट, जिसको लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। अब बताइए नमक जो है वो अमीर आदमी को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सबको चाहिए, तो जरूरी है कि नहीं। अब बताइए रिलायंस कंपनी कल से बोलते नहीं नहीं, देखिए बात ऐसा है ना कि अब इंटरनेट जो है वो 1 GB लगेगा भैया 1000 रुपया, तो बताइए जिसको जरूरी है वो लेगा कि नहीं करेगा। आज इंटरनेट कितना आवश्यक हो गया सर, ठीक है। दूसरी बात करें तो अब जो है वो हमारा कॉल भी अगर महंगा कर दे तो लोग क्या करेंगे, महंगा होने के बावजूद वो उसको यूज करेंगे, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है। गवर्नमेंट यहां क्या करता है, प्राइस मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करता है, पॉलिसी मेकिंग में रोल प्ले करता है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है इन द इकोनॉमिक प्रेजेंट ऑफ टाइम। वही बात लिखा हुआ, सूक्ष्म अर्थशास्त्र प्रणाली मुक्त व्यापार की मान्यता पर आधारित है। मुक्त व्यापार व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप अनुपस्थित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वर्तमान समय में सरकार की भूमिका आर्थिक जगत में अनिवार्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एट द प्रेजेंट सिनारियो में गवर्नमेंट का होना, ठीक है। तो ये था हमारा लेजिस्फेयर कॉन्सेप्ट। लेजिस्फेयर जो है इससे संबंधित हमने पूरे डिटेल में जो है एक लेक्चर और जो है वो बना रखा है, आप उसको जो है वो देखेंगे और उससे आप बहुत सारी जो है वो डिटेल में लेजिस्फेयर कॉन्सेप्ट क्या है, कब आया, इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सूरज क्लासेस आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता है। थैंक यू सो मच।